कैसे हैं आप लोग? मेरे सभी छात्र छात्राएं और मेरे प्यारे दोस्त, सभी लोग अच्छे हैं। ये मेरी पूरी आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे इस लॉकडाउन के दौरान। तो मैं आप लोगों का अपने इस नए वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसा कि स्क्रीन पर लिखा आप देख पा रहे हैं, वोकैबुलरी, ये हमारा नया सेक्शन है जो आज से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। इंग्लिश के ग्रामर के कुछ वीडियो लेक्चर्स तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं और वो सीरीज़ जो हमारा है इंग्लिश ग्रामर का वो चलता रहेगा। इसके साथ साथ हमारा वोकैबुलरी का भी सीरीज आज से शुरू हो रहा है। अगर इंग्लिश में अच्छा करना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या ऐसे भी जनरल कम्युनिकेशन अपना अगर सुधारना है, तो ग्रामर और वोकैबुलरी, इन दोनों का बहुत ज़्यादा महत्व है। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से ही पूरी अंग्रेजी भाषा बनी है। ओके, ग्रामर सही नहीं बोलोगे तो इंग्लिश सही नहीं होगी, वोकैबुलरी सही नहीं बोलोगे तो कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं होगा। इन दोनों का जो इम्पोर्टेंस है वो ना ही सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है बल्कि आपके जनरल लाइफ में भी है। लेकिन अभी चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एनवायरनमेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं और इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा महत्व है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो इसी पेपर में लैक करते हैं। और अच्छे तरीके से कहूँ तो इंग्लिश और जीएस, ये दो पेपर है, दो विषय है जहाँ पर कोई भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट आकर के थोड़ा फंस जाता है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भाग यही है। फिर अगर बात करें टॉपर्स की, तो अगर जो टॉपर्स हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर वो एज लेते हैं, अगर किसी दूसरे बच्चे से आगे निकलते हैं, तो फिर से यही दो लैंग्वेज आके सपोर्ट करता है। अगर उन लोगों का इंग्लिश अच्छा है और जीएस अच्छा है तो वे लोग बाकी स्टूडेंट की तुलना में आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो मतलब टॉपर्स जो हैं उनका कमांड भी यहीं पर है, और जो एवरेज लेवल के स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी कंपटीशन में वो सफल नहीं हो पाते हैं, तो उनकी कमजोरी, मैक्सिमम लोगों की कमजोरी मैं कह रहा हूँ, वो इंग्लिश लैंग्वेज और जीएस बेस्ड विषयों से है। तो जीएस की सीरीज में ऑलरेडी चला रहा हूँ अपने चैनल पर, जिसमें आपको डेली बेसिस पे अपडेट मिलता चलेगा हर विषय का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड एवरीथिंग। ठीक है, और साथ साथ इंग्लिश के भी सीरीज हमारे चैनल पे चल रहे हैं। ग्रामर का सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आज से हम लोग वोकैबुलरी सेक्शन में इन कर रहे हैं। लेकिन इस सेक्शन को शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आखिरकार हम लोग वोकैबुलरी क्यों पढ़ें, क्यों ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी सेक्शन में आके फंसते हैं। इंग्लिश बहुतों की अच्छी होती है, ग्रामर बहुतों की अच्छी होती है, ग्रामर अच्छी होने के बावजूद वो इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, और इसके पीछे जो मुख्य वजह है वो है वोकैबुलरी सेक्शन। ओके, तो कैसे हम वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करें, कैसे इसके ऊपर कमांड पाएं, इस बात को लेकर के मैं कुछ बोलना चाहूँगा आप लोगों को। पहले तो आप लोगों को इसका महत्व समझाना चाहता हूँ कि आखिर वोकैबुलरी हम क्यों पढ़ें। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। तो देखो, एक कहावत है। कहावत क्या है कि विदाउट ग्रामर अ लिटिल कैन बी कन्वेड, बट विदाउट वोकैबुलरी नथिंग कैन बी कन्वेड। ठीक है, इस लाइन को समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। अगर ग्रामर नहीं है तो कुछ बातों को आप अपनी दूसरे को समझा सकते हो, कह सकते हो। लेकिन अगर अगर आपके पास वोकैबुलरी नहीं है तो फिर आप सामने वाले से कुछ भी नहीं कह सकते या कुछ भी नहीं समझा सकते। This line tells you the importance of learning vocabulary. Why is it important? Okay. तो इसलिए बहुत सारे बच्चों के ग्रामर अच्छे होने के बावजूद दे आर नॉट वेल, दे डू नॉट स्कोर वेल इन इंग्लिश। ठीक है, और उसका कारण ये है कि उनका वोकैबुलरी कमजोर होता है। दे डू नॉट नो दैट हाउ टू प्रिपेयर वोकैबुलरी, हाउ टू बिल्ट अप रिच वोकैबुलरी। ठीक है, तो इसी विषय पे मैं कुछ कहूंगा आपसे। तो पहला तो ये समझ लो कि व्हाट इज वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी इज अ लैंग्वेज स्किल। ठीक है, ये एक स्किल है, कला है। कला को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। किसी भी कला को डेवलप किया जाता है। और डेवलपमेंट कहाँ से होती है, किसी भी कला की डेवलपमेंट कैसे होगी, तो किसी भी कला की डेवलपमेंट होती है
practice say here it is written practice. Without practice you cannot develop any skill. चाहे वो कोई भी इंसान हो, एक कारपेंटर हो सकता है, एक पेंटर हो सकता है, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसके स्किल्स नहीं डेवलप करेंगे, ठीक है ना, एंड ही विल नॉट बिकम अ गुड कारपेंटर. इन द सेम वे लर्निंग वोकैबुलरी और हैविंग अ रिच वोकैबुलरी is a language, is part of a language skill. You need to develop this skill, and developing this skill means you have to practice. Now how I will practice, this is the question कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे. तो देखो मैंने कुछ टिप्स दिए हैं यहाँ पर. मैं पूरा आशा करूँगा आप लोगों से कि आप इन टिप्स को फॉलो करें, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पहले से भी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी बातों पे थोड़ा ध्यान दो, शायद कुछ टिप्स काम आ जाए आप लोगों के. तो सबसे पहला है रीड मोर. ओके, रीड मोर. रीड मोर क्यों? क्योंकि पढ़ेंगे तभी शब्दों के बारे में पता चलेगा. और दूसरी बात ये, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये मैं कहना चाहूँगा कि जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे, एडिटोरियल्स पढ़ोगे, या कोई न्यूज़ पढ़ोगे, या कोई कहानी पढ़ोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको उसमें ये पता चलेगा वो ये कि द वर्ड्स दैट यू डोंट नो. क्या पता चलेगा? दैट यू डोंट नो. फोकस कहाँ करना है? व्हाट आई डोंट नो पे फोकस करना है. जो जानते हो उस पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है जो नहीं जानते हो. अगर इस बात पे फोकस कर लिए और इन सारी चीजों, कोई एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप उन सारे शब्दों को चुन लेते हो जो आपको नहीं आता है, जिसके बारे में आप बिल्कुल भी श्योर नहीं है. श्योर का मतलब होता है 100%. अंदाजा नहीं लगाना है, श्योर होना है, क्योंकि एग्जाम में अंदाजा लगाने से नहीं होता है, श्योर होना पड़ता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ाई करो, कोई भी चीज़ पढ़ो, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात इस पे फोकस करना है कि आप उसमें से सेलेक्ट करो कि व्हाट यू डोंट नो. जस्ट सेलेक्ट उन शब्दों को सेलेक्ट करके अलग कर लो, ठीक है. तो व्हाट यू डोंट नो यू कैन नो. This is the step. So first you have to know that what you don't know, and then what you don't know you have to know. This is the process. अगर ये अवेयरनेस जग गया आप लोगों में तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी मदद करेगा आप लोगों को. तो इम्पोर्टेंस इसको देना है, फोकस अपना इस पे रखना है कि मैं क्या नहीं जानता हूँ, ठीक है, सो दैट कि मैं उस चीज़ को जान सकूँ. अब दूसरा, लिसन मोर. ज़्यादा से ज़्यादा सुनो. क्या सुनना है? अगर अंग्रेजी की शब्द नहीं आती तो अंग्रेजी भाषा सुननी है. कहाँ से सुनेंगे? न्यूज़ चैनल है हमारे पास, ओके, या कोई कन्वर्सेशन है, अगर टीवी पे कमेंट्री चल रहा है तो उसको सुन सकते हैं, किसी की कन्वर्सेशन सुन सकते हैं, सुनेंगे, और फिर वहाँ से भी नोट करेंगे कि इन सारे कन्वर्सेशन में, ये सारे न्यूज़ चैनल में अगर किसी ने कुछ किसी न्यूज़ के बारे में कहा है तो उनमें से मैं कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो मैं नहीं जानता उनके बारे में, मैंने नहीं सुना उनके बारे में. फिर जो चीज़ें नहीं जानते फिर से लिख डालो उसको, ठीक है, और फिर जान लो उसको. तो ये प्रैक्टिस से होगा. स्पीक मोर. आपकी मातृभाषा हिंदी है, मेरी मातृभाषा हिंदी है, मैं हिंदी बोलता हूँ और इंग्लिश भी बोलता हूँ, लेकिन हिंदी से इंग्लिश बोलने के लिए हिंदी के सारे शब्दों का ज्ञान आपको अंग्रेजी में होनी चाहिए. अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर आप सही से इंग्लिश भी नहीं बोल पाएंगे. तो इसलिए बोलना आवश्यक है कि आप जो भी चीज़ जो अपने मन में सोच रहे हो, जो भी चीज़ सोच रहे हो उसको मातृभाषा में, जो भी चीज़ सोच रहे हो, हिंदी में जो कुछ भी सोच रहे हो, आप खुद को अवेयर कराओ कि मुझे ये सारी बातें हिंदी में, इंग्लिश में बोलनी है, और फिर देखो कि बोल पाते हो कि नहीं. जो जो शब्द आपके दिमाग में आ रहे हैं किसी खास चीज़ को लेकर के हिंदी में, क्या आपको उन चीज़ों का इंग्लिश शब्द पता है? अगर नहीं पता है फिर से नोट करो, ताकि तो आपके पास जानने का फिर से मौका मिले. ओके, द अदर थिंग इज दैट यू शुड राइट मोर. ये 3 प्रोसेस करने के बाद, मतलब कि कोई चीज़ पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, बोलने के बाद, जो चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है राइटिंग का, ठीक है. आपसे जितना संभव हो सके आप लिखिए. एज मच एज यू कैन राइट, यू राइट, ओके, ऑन डेली बेसिस. कुछ ना कुछ लिखो. ये आप अपने लिए करेंगे, किसी और के लिए नहीं करेंगे. यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर एनीबडी एल्स. ओके, क्या करना है? न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़ चैनल की बातों को सुनना है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, टॉपिक वाइज वोकैबुलरी. टॉपिक वाइज वोकैबुलरी का मतलब ये हुआ कि
न्यूज़पेपर में बहुत सारे विषयों पर न्यूज़ होते हैं। कोई क्राइम रिलेटेड न्यूज़ होता है, ओके, कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ होता है, कोई सोशल इश्यूज होते हैं, ठीक है, हर टॉपिक से रिलेटेड न्यूज़ होता है, बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ होता है। तो हर विषय में हर विषय के शब्द होते हैं। क्राइम रिलेटेड वर्ड्स में जो क्राइम से रिलेटेड शब्द है उनका प्रयोग किया रहेगा। जो बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ है, बिजनेस में प्रयोग किए गए शब्द रहेंगे। स्पोर्ट्स रिलेटेड शब्द में स्पोर्ट्स से स्पेसिफिक शब्द होंगे, ओके। सोशल इश्यूज रिलेटेड अगर कोई टॉपिक है तो उसमें सोशल इश्यूज रिलेटेड वर्ड्स रहेंगे। अगर इनका कलेक्शन करने लगते हो, इनको अलग अलग करने का, सेपरेट करके समझने का अगर प्रयास करने लगते हैं, तो फिर आपकी वोकैबुलरी और ज़्यादा रिच होती चली जाएगी। आपको पता रहेगा, आप अवेयर रहेंगे कि दीज आर द वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू क्राइम, दीज आर द वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू सोशल इश्यूज, ठीक है। तो उससे आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करेगी, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करेगी, और उसके साथ साथ स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करेगी, और आपका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो एग्जाम के समय में जहां हम सबसे ज़्यादा लैक करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत, वो है हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। और इसके जो जो पैराग्राफ होते हैं उसको बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप पैराग्राफ ही पढ़ रहे हो, नो, ये यहीं तक लिमिटेड नहीं है। कोई एक सेंटेंस भी अगर दिया है और उसमें आपको एरर निकालना है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, बिकॉज यू आर रीडिंग अ लाइन, राइट, and if you don't get the words right, you will not be able to find the errors in it. If you don't understand the exact meaning of that sentence in Hindi, you are not going to make it correct, ठीक है। तो यहाँ इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक वाइज वोकैबुलरी आपको समझ में आना चाहिए, एक अवेयरनेस आपका ये जगह रहना चाहिए, क्योंकि जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा किसी न किसी एक टॉपिक पर होगा। जो एरर निकालने के सेंटेंसेस होंगे वो सेंटेंसेस भी किसी न किसी टॉपिक से ही रिलेटेड होंगे। तो आप जब इन सारी चीज़ों पे काम करेंगे, आप अलग अलग करके चीज़ों को पढ़ेंगे, बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ पढ़ोगे या फिर और उसके वर्ड कलेक्ट करोगे, फिर सोशल इश्यूज बेस्ड आप न्यूज़ पढ़ोगे, उसके वर्ड कलेक्ट करेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स रिलेटेड वर्ड कलेक्ट करोगे, फिर उसके वर्ड्स आप अलग से नोट करेंगे और एक अवेयरनेस जगाएंगे अपने अंदर, अपने दिमाग में। तो फिर ये इंग्लिश वोकैबुलरी के जो प्रॉब्लम है आप देखेंगे कि आपकी कम होती चली जा रही है और आप काफ़ी अच्छे होते चले जाएंगे। आपके स्किल्स जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ डेवलप करने की, ये डेवलप होता चला जाएगा आपका। आप इसको करके देखें, इन सारी प्रक्रियाओं को आप करके देखें, 10 से 20 दिन लगातार आप कीजिए इस प्रक्रिया को, आप देखेंगे कि आप में कुछ फ़ायदा हुआ है, ठीक है। और वोकैबुलरी के साथ जो सबसे अच्छी बात यह है कि द मोर यू लर्न न्यू वर्ड्स, द मोर यू विल मेमोराइज देम। आप जितनी अधिक मात्रा में नए नए शब्द सीखेंगे, आपको उतनी ही अधिक मात्रा में शब्द याद होते चले जाएंगे। हम डरते क्यों हैं? हम डरते हैं कि हमको याद नहीं होती ये चीज़ें, या फिर हम डरते हैं कि हम भूल जाएंगे, आज याद करेंगे कल भूल जाएंगे। ये मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसी समस्या होती है। लेकिन देखो, आज मैं आपको ये बात बता दे रहा हूँ, आप इस ट्रिक को आजमा के देख लेना। यू जस्ट इम्प्लीमेंट दिस ट्रिक दैट आई एम टेलिंग टू यू, ओके, कि द मोर यू लर्न न्यू वर्ड्स द मोर यू विल मेमोराइज देम। आप जितनी ज़्यादा नए शब्दों को सीखेंगे, आपको चीज़ें उतनी ही याद होती चली जाएंगी। इसलिए ये डर अपने मन से निकाल लो। ये एक भ्रम है बच्चों के मन में कि शब्द याद करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप आज से करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, ओके। सो प्लीज फोकस ऑन दिस लाइन एंड जस्ट इम्प्लीमेंट दिस प्रिंसिपल फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। मैं पूरे भरोसा, पूरे विश्वास के साथ ये इस बात को कह रहा हूँ। आप इसको करके देखिए, आपको फायदा होगा, ओके। दूसरा सबसे बड़ी बात, जो सबसे फाइनल बात है, ये कि एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ योर अवेयरनेस। जब तक आप चीज़ों के प्रति जागरूक रहेंगे तो फिर आपके साथ सब कुछ संभव है, ठीक है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू आर अवेयर ऑफ थिंग्स। इफ यू आर अनअवेयर देन ऑल्सो देर आर इनन्यूमरस पॉसिबिलिटीज टू हैपन विथ यू, ओके। लेकिन उन सारी अनसर्टेन चीज़ों को होने से बचने के लिए आपका अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहिए उन चीज़ों के प्रति जिन चीज़ों को आप नहीं जानते हैं, ठीक है।
जैसे ही जिन चीज़ों को आप नहीं जानेंगे उसके प्रति जागरूकता बढ़ेगी, आपको वो चीज़ सारे आने लगेंगे। ओके, उसके बाद आपका अपना डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट योर प्रैक्टिस। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। वोकैबुलरी के बहुत सारे किताब हैं, डिक्शनरी है, बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे डेली बेसिस पर वोकैबुलरी अपलोड किए जाते हैं। आप किसी भी चीज़ का माध्यम का आप किसी भी माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हो इसको सीखने के लिए। और ये आज से ये प्रक्रियाएं नहीं चल रही है, न जाने कितने वर्षों से चल रही है। लेकिन जो समस्याएं हैं वो समस्या अपनी जगह पर है। कुछ बच्चे जो कुछ खास प्रक्रियाओं को कर लिए, जैसा मैं बता रहा हूँ, तो वो सीख लिए, वो समझ गए। लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो आज भी सफ़र ही कर रहे हैं। खास करके मैं बात करूं हमारे बिहार क्षेत्र के लोग, यूपी क्षेत्र के लोग, जिनका माध्यम बेसिकली हिंदी होता है, वैसे लोगों को अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि उनको कभी उस तरह का कोई इन्वायरमेंट नहीं मिलता। ठीक है, तो मैं इन्वायरमेंट के प्रति यही कहूँगा कि इन्वायरमेंट किसी दूसरे की वजह से नहीं बनता है, इन्वायरमेंट आप खुद के लिए खुद ही क्रिएट करते हो। ठीक है, आप माहौल अपने लिए खुद ही बना सकते हो, किसी दूसरे पर निर्भर करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो ये बात कही है, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप देखना आपका माहौल आप खुद ही क्रिएट करके अपने साथ रख लोगे। ठीक है, यू आर योर ओन एनवायरमेंट, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, यू हैव टू क्रिएट दैट। इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक है, तो मैं इतनी बातों से अपनी बातों को समाप्त करता हूँ और पूरा आशा करता हूँ कि मैंने जो कहा आपको वोकैबुलरी के संदर्भ में आप उसको अपनाएंगे और आपको फ़ायदा होगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो करने से क्या लाभ हुआ। ठीक है, मैं वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट्स का। चलिए, तो आज हम लोग अपना सेक्शन शुरू करते हैं। मैं डेली बेसिस पर 10 वर्ड्स पर डे आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझाता रहूंगा और पूरा उम्मीद करूंगा कि आप ये सारे शब्दों को अपने कॉपी में नोट करेंगे और इनको याद करने का और इनको प्रैक्टिस करने का काम करेंगे। ठीक है, ये सारे शब्द जो मैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा वो सारे हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स होंगे, मतलब कि उनका प्रयोग ज़्यादातर न्यूज़पेपर में या फिर एग्ज़ाम्स में पूछे गए या इस तरह से प्रयोग होने वाले शब्द मैं आप लोगों को बताऊंगा, सो दैट कि जो फ्रिक्वेंट शब्द हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंचते रहे, आपके मन में उन शब्दों के प्रति एक जागरूकता बनी रहे, ताकि कहीं भी सुनो देखो तो आपको पता रहे कि ओके आई नो दिस वर्ड। उस समय ऐसा ख्याल नहीं है कि आई डोंट नो का बात सिर्फ वहीं तक रखना जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आई डोंट नो एग्जाम में नहीं आना चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड वी स्टार्ट अवर सेशन। तो आज का आपका पहला शब्द है फ्रैंटिक। ठीक है, फ्रैंटिक का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है दीवाना, पागल, मतवाला या व्यग्र। ठीक है, ये हिंदी सारे शब्द से तो आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे इन हिंदी शब्दों को। इंग्लिश में अगर कहें तो इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जब हम भावनात्मक तौर पर अपने आप में नहीं रहते हैं, अपने काबू में नहीं रहते हैं, तो वैसे स्थिति को इंग्लिश में हम फ्रैंटिक बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल सेंटेंस के तहत आप समझ सकते हैं कि एज गांधी जी फास्टेड इन हिज प्रिजन सेल इन पूना, फ्रैंटिक अपील्स वर सेंट टू हिम फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स टू डिसिस्ट। ठीक है, जब गांधी जी अपने पूना के जेल में फास्ट कर रहे थे तो काफ़ी सारी अपीलें, दलीलें गई थी उनके उनके उन, उन, उनके पास। ठीक है, कि वो ऐसा काम न करे। काफ़ी व्यग्र हो गए थे लोग। ठीक है, लोग एक तरह से पागल से हो गए थे गांधी जी के इस फास्ट से। ठीक है, तो दिस इज द सेंटेंस, यू कैन अंडरस्टैंड। सिनोनिम की बात करें तो ये हो सकता है एक्सेसिवली एजिटेटेड, जो सेम विद सेम मीनिंग। ठीक है, डिस्ट्रॉट, डेलीरियस, डिस्ट्रेट, डिस्ट्रैक्टेड। अब एक शब्द है फ्रैंटिक, उसके इतने सारे सिनोनिम, ये तो काफ़ी कम सिनोनिम है, लेकिन वे वही सिनोनिम है जो ज़्यादातर प्रयोग में आते हैं। ठीक है, इससे भी कई अधिक सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो आप इस बात से डरिएगा नहीं कि एक शब्द याद करना पड़ेगा फिर इतने सारे शब्द याद करने पड़ेंगे। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपका प्रैक्टिस करना है, आपके अपने अवेयरनेस लेवल को बढ़ाना है। ठीक है, ये आप ही के लिए है, यू आर डूइंग दिस फॉर योर सेल्फ। ओके, तो चलो हम लोग अब अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है आज का पर्डिशन। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है हेल, मतलब नर्क
या कंप्लीट एंड अटर ruin, ठीक है। हिंदी मीनिंग है इसकी तबाही, विनाश, सर्वनाश, सत्यानाश, बर्बादी। आप समझ गए होंगे इसका क्या अर्थ है परडिशन का। जैसे एग्जाम्पल सेंटेंस में, ही हु होल्ड्स Satan as friend in place of God will assuredly be damned to perdition। वह जो शैतान को अपने दोस्त के स्थान पर रखता है भगवान की जगह पर, उसकी तबाही निश्चित है, ठीक है। सिनोनिम अगर बात करो तो इटर्नल पनिशमेंट, डूम, डिस्ट्रक्शन, इन सब का मतलब सेम ही है, ठीक है। तबाही, विनाश, सर्वनाश, ओके। पर्डिशन इंग्लिश वर्ड, इसकी मीनिंग हिंदी में तबाही, विनाश या सर्वनाश। याद रखिएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तबाही होगी, अपने काम के प्रति समर्पित नहीं रहोगे तबाही होगी, सत्यानाश होगा आपका ना। हमारा अगला शब्द है आज डेस्टिट्यूट। इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ डिसयूज, मतलब अप्रयोग अवस्था। जब कोई चीज प्रयोग में नहीं रहती है, उसका प्रचलन समाप्त हो जाता है, अप्रचलन, तो डेस्टिट्यूट हो जाता है। जैसे कि दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट न्यू, दे फॉल इनटू डेस्टिट्यूट, ओके। सिनोनिम बड़ा सिंपल है इसका, नॉन यूज, नॉन एम्प्लॉयमेंट और लैक ऑफ यूज, ठीक है। काफी आसान है ये शब्द। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला शब्द है आज का इम्ब्रोग्लियो। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है एन एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड, कॉम्प्लिकेटेड और एम्बैरेसिंग सिचुएशन, ठीक है। अव्यवस्था या उलझन कह सकते हो, इसमें एक प्रकार का एक उलझन है, एक प्रकार का एक कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन की स्थिति है। जब आप पूरी तरह से उलझन में होते हो, कंफ्यूज होते हो, ठीक है, देन यू आर इन द स्टेट ऑफ इम्ब्रोग्लियो, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस में जैसे द करप्शन इम्ब्रोग्लियो मे बी वन स्कैंडल टू फार फॉर द टैक्स कमिश्नर, ठीक है ना। सिनोनिम इसका है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, कंफ्यूजन, सॉरी ये कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम, ओके। तो वर्ड याद रखिएगा इम्ब्रोग्लियो, इसका हिंदी मीनिंग उलझन, ओके। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला शब्द है इंसिजन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, अ सर्जिकल कट मेड इन स्किन और फ्लैश, या फिर एन एब्डोमिनल इंसिजन, एक फ्रेज है इसके तहत संदर्भ, जैसे पेट में चीरा लगाना होता है, चीरा लगाना, कट लगाना, दैट इज व्हाट इंसिजन, ठीक है। हिंदी में इसको होता है चीरा लगाना, भेदन या फिर काट करना। एनी टाइम अ चाइल्ड हैज अ सर्जिकल प्रोसीजर, द सर्जिकल इंसिजन कैन इंट्रोड्यूस बैक्टीरिया इनटू ब्लड स्ट्रीम। कभी भी चीरा लगता है तो ये खतरा होता है कि बैक्टीरिया आपके ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर सकता है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स कुछ हो सकते हैं, कट, स्लिट या स्कैरिफिकेशन, ठीक है। ये सारे शब्द बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं एग्जाम्स में या न्यूज़पेपर में। आप इसको, अगर इसके प्रति आपकी अवेयरनेस जग जाती है तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके ये सारे शब्द क्लियर होते चले जाएंगे। फिर डिपेंड करेगा आपके अपने प्रैक्टिस के ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जेनोसाइड, मतलब जनसंहार, मतलब जाति संहार, ठीक है। इंग्लिश में अगर कहें तो द डेलिबरेट किलिंग ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली दोज ऑफ ए पार्टिकुलर एथनिक ग्रुप और नेशन। जब किसी खास राष्ट्र संबंधी या फिर जाति संबंधी लोगों की बहुत भारी संख्या में उनको मारा जाता है, तो वैसी स्थिति को हम जेनोसाइड बोलते हैं। हिंदी शब्द स्पष्ट है, जनसंहार या जाति संहार। जैसे कि एग्जाम्पल सेंटेंस अगर मैं कहूँ तो इफ द यूएन एक्सेप्ट्स दैट जेनोसाइड इज अकरिंग, इट इज लीगली ऑब्लाइज्ड टू टेक एक्शन टू स्टॉप इट, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो एनिहिलेशन, मैसेकर और डेसिमेशन, ठीक है। ये सारे शब्द हैं जो अधिकतर आप देखोगे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं बार बार। न्यूज़पेपर में इन शब्दों की चर्चा होती रहती है। मैंने आपको कह दिया है टॉपिक वाइज न्यूज़ पढ़ो, ठीक है, वहां से शब्दों को नोट करो, आप देखेंगे ये सारे शब्दों के प्रयोग उसमें एकदम निश्चित है ये बात।
ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। हमारा अगला शब्द है आज का मैस्टिकेट। इसका इंग्लिश मीनिंग है टू च्यू, बहुत साधारण है, चबाना। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस में माई माउथ एक्स टू मैस्टिकेट ऑन रोस्टेड पोटैटोज। ठीक है, मैस्टिकेट का सिनोनिम्स की बात करें तो रूमिनेट, क्रंच, मंच, ईट। काफ़ी आसान है ये सारे शब्द आप प्लीज़ नोट कर लेंगे। ठीक है, इसमें रूमिनेट का प्रयोग ज़्यादा होता है एग्जाम्स में पूछने के लिए। ठीक है, क्रंच और मंच तो जानते ही हो। ईट इज़ अ वेरी सिंपल वर्ड। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, क्या शब्द है मैस्टिकेट, क्या मतलब होता है, चबाना। ओके, हमारा अगला शब्द है आज का एक्रीमोनियस। ठीक है, इसका मतलब क्या है इंग्लिश में, एंग्री एंड बिटर। जैसे उग्र या तीक्ष्ण, प्रचंड, रूखा, कटुतापूर्ण या चिड़चिड़ापन। जैसे कि एग्जाम्पल सेंटेंस समझो, द कंपनी वॉज इन्वॉल्व इन एन एक्रीमोनियस टैक्स डिस्प्यूट, एक्रीमोनियस टैक्स डिस्प्यूट with the local government earlier this year. Okay, so acrimonious meaning what, angry or bitter, उग्र या तीक्ष्ण। अब अगर सिनोनिम्स की बात करें तो बिटर हो सकता है, एंग्री तो है ही, एसर्बिक एक वर्ड है जो आपको नोट करना चाहिए यहाँ पर, जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और फिर न्यूज़पेपर में भी आते रहता है, ये शब्द का प्रयोग होते रहता है। फिर है रैंकरस। ठीक है, ये शब्द को भी आपको खास करके नोट करना चाहिए, एसर्बिक और रैंकरस। अगर इसका मीनिंग पूछा जाए, मीनिंग अगर समझना हो तो क्या समझोगे, यही सेम जो एक्रीमोनियस का है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला शब्द है ब्लास्फेमी, मतलब ईश निंदा, ईश्वर की निंदा। ईश्वर की निंदा कहने का मतलब आप भगवान की निंदा कर सकते हो या किसी भी पवित्र चीज की निंदा कर सकते हैं। तो वो किसको डिनोट करेगा इंग्लिश में, तो ब्लास्फेमी को डिनोट करेगा। द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सैक्रिलेजियसली अबाउट गॉड और सेक्रेट थिंग्स, प्रोफेन टॉक। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर बात करें, प्रोफेन का भी मीनिंग सेम है जो ब्लास्फेमी का है, तो आप नोट कर लेंगे ये सर, यहाँ से ब्लास्फेमी नोट करोगे, मीनिंग तो समझ गए, प्रोफेन इसका सिनोनिम हो सकता है, सेम मीनिंग। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस की बात करें तो दिस वॉज अ क्लियर केस ऑफ ब्लास्फेमी फॉर अ मैन टू यूज द नेम ऑफ गॉड टू रेफर टू हिमसेल्फ। ठीक है, अपने आप को रेफर करने के लिए वो भगवान को रेफर करने के लिए वो अपने नाम का इस्तेमाल, अपने आप का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो एक तरह से भगवान का निंदा ही कर रहा है ना, नो ह्यूमन कैन बी गॉड। चलिए सिनोनिम्स की बात करें तो प्रोफैनिटी, इररिलीजन, सैक्रिलेज। तो ये सारे शब्द को प्लीज आप नोट कर लेंगे। इन तीनों शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और एग्जाम्स में भी और न्यूज़पेपर में भी। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं ये सब। तो यहाँ से आपको 4 मेन शब्द समझ में आते हैं। ब्लास्फेमी, इसका हिंदी मीनिंग होता है ईश निंदा, किसी पवित्र चीज की निंदा करना, प्रोफेन टॉक या फिर प्रोफैनिटी, इररिलीजन, सैक्रिलेज। राइट, नाउ हमारा आज का जो अंतिम शब्द होगा वो है एस्वेज। इसका मीनिंग है टू मेक माइल्डर और लेस सीवियर। ठीक है, रिलीव, ईज, मिटिगेट, मतलब किसी चीज को शांत करना, धीमा करना, हल्का करना या फिर कम करना। ठीक है, एस्वेज। एग्जाम्पल सेंटेंस, नथिंग वुड एस्वेज द पेन ऑफ अ डेप्रिवेशन। ठीक है, उसके नुकसान के दर्द को कुछ भी दूर नहीं कर सकता या शांत नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह से एस्वेज का मीनिंग समझ गए कि शांत करने के तात्पर्य में, किसी चीज को धीमा करने के तात्पर्य में, हल्का या कम करने के तात्पर्य में। मिटिगेट एक शब्द इसका हो सकता है, रिलीव एक शब्द हो सकता है इसके लिए, किसी चीज को लेस सीवियर बनाना ये एक शब्द हो सकता है। ये सारे आपको फोकस करने के हैं, ये सारे आप नोट कर लेंगे। मिटिगेट शब्द का प्रयोग अधिकांश मात्रा में होते रहता है, एग्जाम्स में पूछता है इसका मीनिंग आपसे। ठीक है, इसका कुछ सिनोनिम्स की अगर बात करें तो रिलीफ, सेटिस्फाइड या पैलिएट। तो यहाँ से आप 2-3 शब्द जो है जो काफ़ी फ्रिक्वेंसी में यूज होगा, जो अनकॉमन है थोड़ा, ऐसा मैं समझता हूँ कि एस्वेज, उसके बाद सेम विद द सेम मीनिंग मिटिगेट और फिर यहाँ से पैलिएट। तो इस प्रकार से आज हमारा 10 शब्द का ये जो पोर्शन है ये समाप्त होता है वोकैबुलरी से रिलेटेड।
ठीक है। और मैं कल फिर से 10 नए शब्द लेकर आऊँगा। मेरी बातों को याद रखिएगा। वोकैबुलरी के साथ ये एक प्रिंसिपल काम करता है कि द मोर यू लर्न द मोर यू मेमोराइज, ठीक है। और एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, फिर से सेम बात जो मैंने शुरुआत में कही थी कि विदाउट ग्रामर अ लिटिल कैन बी कन्वेड बट विदाउट वोकैबुलरी नथिंग कैन बी कन्वेड, ठीक है। रीड मोर, लिसन मोर, स्पीक मोर, राइट मोर, ठीक है। ये काम आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। शो योर डिटर्मिनेशन, शो योर डेडिकेशन, शो योर डिवोशन एंड प्रैक्टिस 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 एंड practice. Okay, so we will meet tomorrow. Thank you very much. Goodbye, take care, God bless you.